ऑडियो आ रहा है मेरा? हेलो। जी, आवाज, आपका आवाज बिल्कुल क्लियर है सर, प्लीज स्टार्ट। अच्छा, विंडो नहीं आ रहा है, जरूरत नहीं मुझे विंडो की। प्रेजेंटेशन शेयर करना में- है क्या आपको? हाँ कोई पावर पॉइंट शेयर करना है क्या आपको? हाँ, पावर पॉइंट मैंने शेयर किया है। नहीं नहीं दिख रहा पावर पॉइंट। हेलो। नहीं दिख रहा है, शेयर कीजिए। अभी अभी आ गया ना? जी जी, अभी शेयर हो रहा है सर। यस सर, शेयर हो गया। मैं इसको स्लाइड शो में डाल देता हूँ। हाँ, तो सभी को नमस्कार, सभी पार्टिसिपेंट्स को वेलकम। आज का टॉपिक जो है वो 5th टॉपिक है इन द सीरीज ऑफ होम गार्डनिंग। उसमें आज हम बात करेंगे पेस्ट एंड डिजीजेस प्रॉब्लम जो हमारे होम गार्डन्स में होते हैं, और उनके लिए क्या क्या रेमेडीज, होम मेड रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेस्ट हमारे गार्डन में पहुंचते कैसे हैं, क्योंकि जब हम होम गार्डन की बात कर रहे हैं तो जनरली हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, या हम रूरल एरिया में, गांव में भी अगर बात कर रहे हैं तो खेतों में तो समझ में आता है कि बीमारियां होती हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। लेकिन अगर किसी सिटी में, हैदराबाद सिटी की बात करें, मुंबई की बात करें, बेंगलोर की बात करें, या दिल्ली की बात करें, या कोई भी सिटी की बात करें, तो वहाँ पे कोई 10th फ्लोर पे रह रहा है तो मुंबई में कोई 31st फ्लोर पे रह रहा है, और बैल्कनी में या टेरेस में जहाँ पे भी वो गार्डनिंग कर रहे हैं, तो वही पेस्ट वहाँ पे भी दिखाई पड़ते हैं जो जनरली किसानों के खेत में या ग्राउंड में दिखाई पड़ते हैं। तो ये पेस्ट कहाँ से आते हैं, ये सबसे पहले ये सोचने की बात है। क्योंकि अगर हम ये समझ लें कि हमारे पास पेस्ट और डिजीजेस पहुंचते कैसे हैं, तो पहला समाधान हम वहीं से निकाल सकते हैं कि हम उनको रोक सकते हैं, या उससे बचने का उपाय हम बिना कुछ किए ही कर सकते हैं। तो इसमें सोर्सेज ऑफ द पेस्ट इन होम गार्डन, तो ये सारे सोर्सेज हैं। पहला सोर्स जो है, जो हम बाहर से फल सब्जियां लेके आते हैं, उसमें से ही पेस्ट आते हैं, उनके छिलके में रहते हैं। आप सवाल करेंगे कि भाई पेस्ट रहते हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो पेस्ट जो है वो उनके एग्स के रूप में भी आ सकते हैं, और उनके एग्स जो हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। वो जो लीव्स होते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, या जो उसके जो छिलके होते हैं, या उसका जो कोई भी पार्ट में पेस्ट हो सकता है छोटा सा। या जैसे आपने ब्रिंजॉल लिया, ब्रिंजॉल में कभी कभी देखते हैं कि होल है, अंदर कीड़ा है, उसको आपने फेंक दिया, तो वो डस्टबिन में आप फेंक देते हैं, और डस्टबिन से जब आप उसकी कंपोस्टिंग करते हैं या उसको बाहर फेंक दिया, तो वो आपके गार्डन में पहुंच सकता है। या फिर पत्ते हैं, उससे भी आ सकता है। या आप नर्सरी से अगर कोई प्लांट ला रहे हैं, नर्सरी से आप सॉइल ला रहे हैं, या नर्सरी से आप कंपोस्ट या कोई भी चीज नर्सरी से ला रहे हैं जो कि आपके गार्डन में यूज होना है, तो वो भी एक जरिया है, वो भी एक सोर्स है आपके गार्डन में पेस्ट और डिजीज पहुंचने का। इसके अलावा अगर आपके घर में पेट्स एनिमल का आना जाना है, और ये दो जो महानुभाव हैं, जो जेंटलमैन है, यही ज्यादातर घर में आना जाना रहता है इनका, और ये बाहर भी घूमते हैं, तो इनके साथ भी कई तरह के पेस्ट आ सकते हैं, कई तरह के डिजीज के स्पोर्ट्स आ सकते हैं, और वो आपके घर में, आपके गार्डन में, आपके प्लांट्स के नजदीक जब पहुंचते हैं तो इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। और ये जो जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ये नेचर में ट्रांसमिशन इसी तरीके से होता है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करेंगे
थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू से हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर में, हमारे घर के गार्डन में, हमारे होम गार्डन में ये सारी चीजें कैसे होती हैं। इसके अलावा बर्ड्स जो हैं वो भी ला सकते हैं, वो भी कैरियर हो सकते हैं, क्योंकि कोई फ्रूट है उसका सीड वो लेके आए, या कोई फ्रूट खा के आधा खाया वो आपके यहाँ पे आ गया, गिर गया, या बर्ड्स के साथ भी आता है, इनके पैर से, इनके शरीर से किसी ट्री में या किसी प्लांट में ये बैठे हैं जहाँ पे पेस्ट या डिजीज का स्पोर है, तो वो इनके साथ भी आ सकता है। इसके अलावा हमारे पैरों में भी, हमारे साथ भी आता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग ही कल्प्रिट हैं, हम खुद भी कल्प्रिट हैं। और इसलिए ये देखा जाता है कि कहीं कहीं पे, किसी किसी स्टेट में ऐसा कल्चर है कि जो बाहर का जो शूज है या जो चप्पल है बाहर के लिए पहनने के लिए, पैर में पहनने के लिए जो भी चीजें हैं, वो हम घर के बाहर ही रखते हैं और घर के अंदर नहीं लाते हैं। तो ये एक तरीका ये होता है कि बाहर से जो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, चाहे वो हमारे गार्डन के लिए हो या हमारे हेल्थ में, हमारे फूड में, हमारे किसी भी उसमें, तो ये एक जरिया है जिससे भी आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सोर्सेज है वो हमने बताया, जो चैनल्स है वो हमने बताया, और इसके साथ जो पेस्ट हैं इनकी सस्टेनेबिलिटी फैक्टर। पेस्ट जो है वो कुदरत में, हर एक को कुदरत ने ये शक्ति दी है, ये पावर दिया है कि वो अपने को इम्प्रूव कर सके, अपने को नए माहौल में वो अपने को सेट कर सके। तो वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो उसका नए माहौल में जब आता है, आपका गार्डन जो है उसके लिए नया है, तो वहां पे इसकी अडेप्टेबिलिटी होती है। और उसमें अडेप्टेबिलिटी में कुछ सरवाइव करते हैं, कुछ सरवाइव नहीं करते हैं। कितने आए वो पता नहीं है और कितने सरवाइव किए वो पता नहीं, लेकिन अगर एक भी सरवाइव कर गया तो उतना काफी है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ और एक बात होती है कि सर्वाइवल के लिए फेवरेबल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे पेस्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, या कोई बीमारी का स्पोर्स है, ये बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, और इनका जो एडेप्टेबिलिटी होता है एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर, वो भी बहुत नैरो होता है। टेम्परेचर में अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है, 2 डिग्री ऊपर नीचे अगर हो जाता है, या ह्यूमिडिटी में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, तो इनका सर्वाइवल क्वेश्चन में आ जाता है। ये काफी सारे जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे क्लाइमेटिक चेंज होता है, सडनली बारिश हो गया या सडनली धूप निकल गया, तो उसमें भी इनका सर्वाइवल जो है दिक्कत आती है। लेकिन कुछ उसमें से होते हैं जो उस डिफिकल्टी को निकाल लेते हैं उसमें से अपने को। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप लोगों ने सुना होगा चार्ल्स डार्विन का थ्योरी, तो यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिटेस्ट होता है वो सर्वाइव कर जाता है और वो स्ट्रांग भी हो जाता है। तो वो अडेप्ट अडेप्ट कर लेता है अपने नए माहौल में, और वो आगे अपना जनरेशन चलाता है। और आप देखते हैं कि आपके गार्डन में कुछ पेस्ट के प्रॉब्लम दिख रहे हैं या कुछ डिजीज के प्रॉब्लम दिख रहे हैं, पहले नहीं थे। लेकिन या तो जब आप गार्डन बना रहे हैं, जब आप उसको तैयार कर रहे हैं, उस समय जो जो चीजें आपने लाई हैं बाहर से, उनके साथ आया, या बाद में भी आया इस तरीके से, लेकिन आता है, और तभी वो प्रॉब्लम दिखता है। इसके अलावा आपके गार्डन में जो प्लांट्स आपने लगाए हुए हैं, उनमें अगर होस्ट प्लांट है, क्योंकि हर एक डिजीज का, हर एक पेस्ट का, कोई भी पेस्ट हो या डिजीज हो, डिजीज को जो होस्ट प्लांट है जिसके अंदर वो बढ़ सकता है, वो प्लांट अगर मिलेगा तभी वो बढ़ेगा, नहीं तो वो स्पोर जो है वो सरवाइव नहीं करेगा। तो थोड़े समय के बाद उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है, उसका भी एक समय होता है जितना समय वो सरवाइव कर सकता है। वो कुछ दिनों में हो सकता है, कुछ वीक्स में हो सकता है, कुछ महीनों में हो सकता है, या कुछ सालों में भी हो सकता है। ऐसा होता है। और इसी तरीके से इंसेक्ट या इंसेक्ट के जो एग्स हैं, वो भी अगर उनके होस्ट प्लांट, मतलब उनका जो फूड है जिसके ऊपर वो सरवाइव करते हैं, जिस जहां से उनको भोजन मिलता है, फूड मिलता है, अगर वो मिलता है तभी वो सरवाइव करेंगे, नहीं तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। इसके अलावा है कि आपका जो इनका जो इन्फेस्टेशन है, वो इंडोर है, आउटडोर है, या दोनों जगह है। कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो आपने बाहर भी रखे हैं या अंदर भी हैं, या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं या डिजीजेज हैं जो बाहर के कुछ प्लांट्स है उसमें भी लगते हैं, अंदर के भी लगते हैं।
तो ये हमको देखना है कि उनका होस्ट प्लांट क्या क्या हो सकता है, कौन से डिजीज का होस्ट प्लांट क्या क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से हम देखें कि अगर होस्ट प्लांट है तो डिजीज आने के बाद सरवाइव करेगा, अगर होस्ट प्लांट नहीं है तो डिजीज आपको दिखेगा ही नहीं, आया है कि नहीं आया वो भी नहीं पता चलेगा। इसके अलावा होता है कि कंपटीशन जो है, इनमें आपस में भी कंपटीशन होता है। जब कई तरह के पेस्ट हैं, कई तरीके के डिजीजेस हैं, तो आप देखते हैं कि कोई एक पेस्ट है, कोई एक इंसेक्ट है जो ज्यादा है, या कोई एक है जो कम है, तो उनमें आपस में भी कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जिसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होता है उसका पॉपुलेशन बढ़ता है, और जिसके लिए चैलेंजेस होते हैं उसका पॉपुलेशन कम होता है, कंट्रोल रहता है। वो कैसे कंट्रोल होता है, कैसे बढ़ता है या कैसे कम होता है, वो हम आगे चीजों को समझेंगे। पेस्ट जो है वो एक मैसेंजर का काम करते हैं। ये जो है ये इंडिकेट करते हैं कि आपके वहां पे कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कमियां हैं। वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो प्रेडेटर है, जो प्रेडेटर का मतलब होता है जो परभक्षी होता है, जो दूसरे कीड़ों को खाने वाले कुछ कीड़े होते हैं, तो अगर उनकी संख्या कम है, या जो पक्षी है जैसे बर्ड्स हैं जो कीड़ों को खाते हैं, अगर उनका वहां पे ज्यादा प्रेजेंस नहीं है, आना जाना नहीं है, बर्ड्स सिटीज में जो है बर्ड्स की संख्या काफी कम हो गई है बहुत सारे कारणों से, जिसमें पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। माइक्रोवेव जो है, जो मोबाइल टावर्स हैं, जो मोबाइल के जो वेव्स हैं, 3G 4G 5G, इन सब का भी असर है। तो कुल मिला के अगर बर्ड्स की पॉपुलेशन कम है तो पेस्ट बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि उनको खाने वाले जो बर्ड्स हैं उनकी संख्या कम हो गई है। हर एक बर्ड हर एक पेस्ट को नहीं खाता है। कुछ बर्ड्स होते हैं जो कुछ पेस्ट को खाते हैं, कुछ दूसरे बर्ड होते हैं जो दूसरे पेस्ट को खाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कुदरत के अंदर होती हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते या हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। तो अभी जैसे इस सेशन के थ्रू जो भी डिस्कशन, जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी चीजें हम बातें करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा इसके ऊपर अगर देखेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नई नई पता चलेगी और समझ में आएगी जो आपके आसपास ही हो रहा है, होता आ रहा है, होता रहेगा, लेकिन इसके बारे में इसके पहले एहसास नहीं था। अब एहसास होने लगेगा तो चीजें समझ में आने लगेंगी, और उससे बचने के उपाय भी आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, समझ में आने लगेंगे। दूसरा होता है प्रीडेटर्स जो है वो स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, जैसे मैंने बताया बर्ड्स का, या इंसेक्ट भी हो सकते हैं। बहुत तरीके के समस्याएं होती है। जो जो समस्याएं हमारे शरीर में होती हैं, जो जो बीमारियां हमारे शरीर में होती है, या हमारे शरीर में पेस्ट का, कीड़ों का भी वो होता है। जैसे मच्छर है, मच्छर हमको काटता है तो हमें मलेरिया हो जाता है। तो मच्छर को फूड कहाँ से मिलता है? हमारे शरीर से मिलता है। हमारा जो खून है वो उसके लिए फूड है, उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता है। वो अगर हमको नहीं काटे, अगर उसको काटने के लिए कोई आदमी, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई मनुष्य नहीं मिले, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो हमें काट लेता है तो वो एक डिजीज को भी फैला रहा है। तो ये सब जो है कुदरत के अंदर, ये सारी चीजें इस तरीके से इतना इसका गहरा जाल बिछा हुआ है कि एक दूसरे पे एक चेक लगा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, उन प्रेडेटर्स के लिए अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है तो उनका सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क है। और ये सारी चीजें जो पेस्ट का जो प्रेजेंस है, अगर पेस्ट है और उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है या कम है या ज्यादा है, जिस लेवल पर भी है, उससे ये समझ में आता है कि उनको कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं, जिसमें प्रेडेटर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी वगैरह जो है, वो अगर उसमें वेरिएशन हो रहा है, या वो जो भी वेरिएशन हो रहा है वो उसके लिए कंड्यूसिव है, उसके लिए सुटेबल है, तो वो बढ़ेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा, उसका रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा। या और एक फैक्टर है जिसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे, कल के सेशन में बात करेंगे, नेचुरल रिदम ऑफ प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स है, जो ग्रह हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम भी हैं, और जितने भी प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हर एक प्लैनेट से, जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, और इसके अलावा जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो तारे हैं और सारे जो अलग अलग कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे इन्फ्लुएंस रहते हैं अलग अलग तरीके से। उसमें इंसेक्ट्स भी हैं, डिजीजेस भी हैं,
तो उनका जो वहां पे जो चेंजेस होता है उसका भी फर्क पड़ता है। उसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे। नेचुरल रिपेलेंट्स एब्सेंट, इन्हीं सब पौधों के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो उनके लिए होस्ट नहीं होते बल्कि उनके लिए रिपेलेंट होते हैं। तो अगर होस्ट का पॉपुलेशन ज्यादा है, होस्ट प्लांट हमारे यहाँ पे ज्यादा है, तो इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ेगा क्योंकि खाना ज्यादा मिल रहा है उनको, उनका रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर उनको खाना कम मिल रहा है, उनके लिए होस्ट प्लांट कम है, तो उनका पॉपुलेशन भी कम होगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक लेवल के बाद आपस में कंपटीशन होगा। फूड अगर कम है तो उनका सर्वाइवल भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है, अगर होस्ट ज्यादा है तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज्यादा है। पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूटेशन टू रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, अभी देखिए वायरस कोविड की अगर बात करें तो नए नए स्ट्रेन्स आने शुरू हो गए हैं, और आपने सुना होगा कि ये कोविड जो है ये बहुत हाईली म्यूटेंट है, फ्रिक्वेंटली म्यूटेशन हो रहा है इसमें, और सारी बातें। तो ये म्यूटेशन होता क्या है, इसको बहुत ब्रीफली एक सेंटेंस में मैं बताऊंगा कि जो एडेप्टेबिलिटी है, एडेप्टेबिलिटी कोई नए जगह, नए माहौल में, नए वातावरण में जो अपने को अडॉप्ट करता है, उसके लिए कुछ चेंजेस होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल होते हैं। हम कहीं किसी नए जगह पे जा रहे हैं, हम मान लीजिए साइबेरिया में पहुंच गए, तो वहां पे ठंड को सहने की क्षमता हर एक में बराबर नहीं होगी, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, और जो वहां का आदमी है वो उसी ठंड में रहता है। तो ये इस लेवल पे जो है, हम यहाँ से जाएं और वहाँ का जो लोकल आदमी है उनमें कुछ जेनेटिक डिफरेंस है, जेनेटिक फैक्टर जो है उसमें कुछ डिफरेंस है। तो अगर हम जब वहां पे गए और रहने लगे, हमने पहले सरवाइव कर लिया वहां पे, फिजियोलॉजिकली हम वहां पे अडेप्ट हो गए, और उसके बाद हम हमारे अंदर रहते रहते वहाँ के माहौल में हम इस तरीके से घुल मिल गए कि हमारे अंदर कुछ बेसिक चेंजेस हो गए जो जेनेटिक लेवल पे हुए, तो वो होता है म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन अगर इंसेक्ट में हो गया तो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बन जाते हैं, जिसका सबसे सिंपल और उदाहरण जो है वो कोविड वायरस का है। ऑल्दो वायरस जो है वो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी जो जीन का जो वो होता है, आरएनए और डीएनए, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसके, जितना टर्मिनोलॉजी सुनने में आता है उससे उतने तक ही हम लिमिटेड रहेंगे। तो वहां पे चेंजेस होता है, और जीन जो है उन्हीं सब चीज से बनता है, आरएनए और डीएनए से बनता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू इंक्रीज रिप्रोडक्शन, अगर ये ऊपर के सारे फैक्टर्स जो है वो सुटेबल हैं, तो सडनली उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हम देखते हैं कि हमारे क्रॉप को इफेक्ट हो रहा है, हमारे क्रॉप को नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटे पिक्चर जो है इसमें काफी सारा इंसेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ही नतीजा है कि इतने सारे जो कैटरपिलर टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं वो पत्ते को खा के बिल्कुल जर्जर बना दिया, जालीदार बना दिया है। इसके अलावा जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इकोसिस्टम की हमने बात की थी इसके पहले, शुरू के सेशन में, फर्स्ट और सेकंड सेशन में हमने बात किया था, जो मैक्रो और माइक्रो लेवल पे जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको उसके बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैक्रो लेवल पे जैसे मैंने बताया था कि फैक्ट्रीज है, पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, अलग अलग तरीके के हैं, या वाटर में पोल्यूशन है, हम पानी तो दे रहे हैं प्लांट को, तो उसमें अगर पोल्यूशन है, या उनके वजह से जो अडेप्टेबिलिटी हो गई है, जो स्ट्रेन चेंज हो गए, तो ये हो सकता है। या माइक्रो लेवल पे जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर वगैरह, तो ये जो लास्ट में बैलेंस इन इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, ये ऊपर के सारे फैक्टर्स जो हैं उसमें अगर कहीं पे डिस्टर्बेंस है, कहीं पे इम्बैलेंस है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से हट गया है, तो ये इनके लिए बेहतर माहौल बनता है और ये बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि इंसेक्ट जो है वो, ये ऊपर जो हमने इसके पहले में बताया कि प्रीडेटर, तो इंसेक्ट जो है दो तरीके के होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं और कुछ होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो वैसे तो हम मानते हैं, मान के चलते हैं कि भाई जो वेजिटेरियन होता है उसको हम बोलते हैं कि भाई ये तो शाकाहारी आदमी है, ये बहुत अच्छा है। वेगन वेगन थॉट जो है उसमें तो उससे और आगे जाके सोचते हैं कि भाई दूध भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन
कुदरत में ये सब नियम जो है, कुदरत ने इस तरीके से सारी चीजों को बनाया है जिसमें कुदरत ने शाकाहारी, मांसाहारी और ये सब क्लासिफिकेशन नहीं किया है। कुदरत ने एक फूड चेन का सिस्टम बनाया है और वो फूड चेन में कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी है, और उसी से सारा जो है चेक एंड बैलेंस कुदरत ने क्रिएट किया हुआ है। और कुदरत में शाकाहारी है तो ज्यादा अच्छा है, मांसाहारी है तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। फूड चेन जो है वो चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम है बहुत वास्ट लेवल पे। तो यहाँ पे जो वेजिटेरियन इंसेक्ट्स है एक्चुअली हमारे लिए यही दुश्मन है, क्योंकि ये वेजिटेरियन इंसेक्ट्स ही हमारे प्लांट्स को डैमेज करते हैं, हमारे प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, या ब्रांच में बोरिंग करते हैं, होल करते हैं, या फ्रूट्स में होल करते हैं, या उसके जो सैप है, जो उसका रस है, उसको चूस लेते हैं इस तरीके से, या रूट में डैमेज करते हैं। ये सारे जो है जो प्लांट के ऊपर इनका फीडिंग होता है जिन 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 इंसेक्ट्स का, वो वेजिटेरियन इंसेक्ट्स है, और वो सारे इंसेक्ट जो है वो हमारे लिए दुश्मन है। हमको उनसे ही बचना है, उनसे ही हमारे प्लांट्स को बचाना है। जो नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट्स हैं वो इन सब इंसेक्ट्स के ऊपर इनका फीडिंग होता है, प्रिडेशन होता है, प्रिडेटिंग करते हैं, उनको खाते हैं। तो ये हमारे लिए फ्रेंडली इंसेक्ट्स है एक्चुअल में। यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये स्पाइडर है, ये जो है प्रेइंग मेंटिस है, ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। इनमें भी कई तरीके के होते हैं, कुछ प्रेडेटर होते हैं और कुछ पैरासाइट होते हैं, मतलब ये तो इस डायरेक्ट इस इंसेक्ट को मार के खा रहा है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो इनके अंदर अंडे देते हैं, इनके शरीर में अंडे देते हैं, या इनके शरीर में बीमारियां देते हैं, और उससे ये इंसेक्ट का पॉपुलेशन कम होता है, ये इंसेक्ट मरता है, जो नुकसान करने वाला इंसेक्ट है। आगे पिक्चर में मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये दो तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं। एक वेजिटेरियन इंसेक्ट्स होता है जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे पत्तों को खाता है या हमारे फलों को खाता है, टहनियों में अंदर वो करता है, या पत्तों से रस वो लेता है। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। तो हमको कोई भी इंसेक्ट, ये हमने इसलिए दिखाया इस तरीके से कि अगर हमने प्लांट पे कोई इंसेक्ट देख लिया तो पहले हमको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हमको समझना चाहिए कि अगर वो इंसेक्ट्स हैं, उनका पॉपुलेशन कम है, ज्यादा है, एक दिख रहा है कहीं पे या 8-10 दिख रहे हैं, और लेकिन हमारे प्लांट के किसी भी भाग में कोई डैमेज नहीं दिख रहा है, कैसे हम समझेंगे कि ये वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है? अगर हमारे प्लांट के किसी पार्ट में किसी तरह का डैमेज नहीं हो रहा है तो वो इंसेक्ट्स जो दिख रहे हैं हमें वो नॉन वेजिटेरियन। देते हैं, एक्स्ट्रा है वहाँ एक डब्बा। हेलो, नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट्स हैं, तो हमको उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ना हमको उनके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे लिए जो डैमेजिंग इंसेक्ट्स हैं उनको, उनसे हमारे क्रॉप को, हमारे प्लांट्स को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको और डिटेल में दिखाने का कोशिश किया है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बटरफ्लाईज देख लीजिए आप। जो भी इंसेक्ट फूल में बैठ रहा है वो पॉलिनेशन का काम कर रहा है। तो अगर हम सारे इंसेक्ट्स को दुश्मन समझ के मार देंगे या हमारे प्लांट्स को उनमें से बचाने की कोशिश करेंगे तो पॉलिनेशन कौन करेगा? और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, परागण नहीं होगा फूल में, तो हमको फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि कौन से इंसेक्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से बेनिफिशियल है, और कौन सा इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं, इसमें ऑफ कोर्स ये पॉलिनेटर्स के हिसाब से क्लासिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आप किसी इंसेक्ट्स को फूलों पे घूमते हुए, विचरण करते हुए, फूलों के अंदर आप देख रहे हैं जाते हुए, तो वो किसी ना किसी तरीके से पॉलिनेशन का काम कर रहा है, क्योंकि वो एक फूल से दूसरे फूल में जब जा रहा है तो वो पोलन कैरी करके इस फूल से उस फूल में लेके जा रहा है और पॉलिनेशन कर रहा है। वो हार्मफुल भी हो सकता है, जैसे बटरफ्लाई का एग्जांपल लें तो बटरफ्लाई जो है ये पॉलिनेशन का काम करता है एडल्ट स्टेज में, ये एडल्ट स्टेज है। लेकिन इसी का जो यंग स्टेज होता है, ये कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई का यंग स्टेज होता है ये, लेकिन डैमेजिंग वो है, इंसेक्ट है। लेकिन हमको ये देखना है कि अगर बटरफ्लाई है तो उससे उसको हमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी तरीके से कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये जो वैस्प है, ये यहाँ पे एग लेइंग कर रहा है इस कैटरपिलर के
शरीर के अंदर ये एग लेइंग कर रहा है। तो ये पैरासिटिक ये है वैस्प पे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैरासिटिक वैस्प है। या इस तरीके के जो स्पाइडर है ये अपने जाल में फंसा के काफी सारे इंसेक्ट्स को खाते हैं। या ये जो है लेडी बर्ड बीटल है, ये भी इस तरीके के इंसेक्ट्स को के अंदर वो करता है, खाता है। तो ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है। लेकिन दूसरे इंसेक्ट्स है जो हार्मफुल है, जैसे ये देखिए ये एडल्ट हमने दिखाया मौत है। ये मौत जो है ये एडल्ट है, इसका यंग जो है ये डैमेजिंग है। या ये दूसरा एक इंसेक्ट है जो बीटल है, और ये इसका यंग जो है ये एस्पैरागस के प्लांट पे देखिए लीव्स को ये खा रहा है। या ये एफिड है, ये बहुत कॉमन है आपके प्लांट्स में। आप देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे ग्रीन कलर के इंसेक्ट्स होते हैं जो मूव नहीं करते हैं और पत्ता जो है वो सूखना शुरू हो जाता है। तो ये एफिड होते हैं जो पत्ते का रस चूसते हैं, और दिन के समय में ये पत्ते के नीचे की तरफ होते हैं, और पत्ता जो है आप देखेंगे कि कप शेप में आ जाता है, ऐसा सिकुड़ना, वो कड़क हो जाता है, सिकुड़ जाता है और कप शेप में हो जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ होता है जनरली, या नीचे से ऊपर की तरफ होता है। इंसेक्ट किस तरफ से सैप ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, उससे होता है। दिन में क्योंकि धूप रहता है तो ये नीचे की तरफ चले जाते हैं, और रात में ये ऊपर हर तरफ आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह का निशान भी आपने काफी सारे पत्तों में देखा होगा, ये लीफ माइनर होता है। तो ये लीफ माइनर जो है पत्ते के बीच में जो हरा वाला भाग है इसको खाता है। और ये एक तरह का बीटल है जो कि नुकसानदायक है। पीछे हमने एक बीटल दिखाया, ये देखिए ये बीटल में और ये बीटल में फर्क है, तो इसको कंफ्यूज मत करिए कि इसके जो कलर है और जो स्पॉट है उससे पहचान में आता है कि कौन सा बीटल बेनिफिशियल है और कौन सा नहीं है। ये जो है ये एक तरीके का अलग बीटल है। ये जो है स्नेल और स्लग है, ये भी पत्ते खाते हैं। आपने देखा होगा कि रात में शाम को देखा कि पत्ते जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन सुबह आपने देखा कि पत्ते में गोल गोल छेद बन गए, खासकर मूली में, पालक। बाजार से जब आप पालक लाते हैं, मूली लाते हैं, मूली के अगर पत्ते ला रहे हैं या और भी दूसरे तरीके के जो लीफी वेजिटेबल हैं बड़े पत्ते वाले, उनमें आप देखते हैं कि बड़े बड़े होल बने हुए। तो ये बड़े होल बनाने का काम यही लोग करते हैं। ये रात में निकलते हैं और पत्ते को खाते हैं। तो इनका कंट्रोल कैसे करना है वो हम आगे बताएंगे। इस तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए ये कोई पैरासिटिक इंसेक्ट्स ने इसके ऊपर एग लेइंग कर दिया, लेकिन ये कैटरपिलर जो है ये डैमेजिंग है ना। ये बहुत तरीके के इंसेक्ट्स हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। ग्रासहॉपर है, या ये कैटरपिलर है, या थ्रिप्स है, ये माइट है, ये जो है ये वो है क्या बोलते हैं, बग है। तो हमको ये समझना जरूरी है, पहचानना जरूरी है कि कौन सा हार्मफुल है और कौन सा बेनिफिशियल है। जो हार्मफुल है वो डैमेज देख के समझ में आएगा कि किस तरीके का डैमेज हो रहा है, उससे समझ में आएगा कि हार्मफुल इंसेक्ट है कि नहीं। आप इंसेक्ट को देखने की कोशिश बाद में करिए, पहले देखिए कि डैमेज है कि नहीं। अगर डैमेज है तो इंसेक्ट जरूर होगा, फिर उस इंसेक्ट को देखने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे आप इस चीज में ध्यान देना शुरू करेंगे, चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। होममेड रेमेडीज फॉर पेस्ट, तो यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे दिया है, 4-5 हमने एग्जांपल दिए हैं। जैसे बेसिल है, तुलसी है, उससे क्या कंट्रोल हो सकता है, कैसे प्रिपरेशन करना है और कैसे यूज करना है। या ये जो आपके घर में चीजें अवेलेबल होती हैं, जो मौजूद होती हैं आपके किचन में, उन्हीं में से हमने लिया है, या घर में अवेलेबल है उन्हीं में से लिया है। ब्लैक पेपर है, जो काला काला ये काली मिर्च जो होता है उसका पाउडर यूज करते हैं हम लोग, तो उससे हम कुछ दवाइयाँ बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कैटरपिलर है, ये देखिए ये कैटरपिलर है, सॉफ्ट बॉडीड है। या जैसे ये यहाँ पे ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट है जो एफिड्स है, या ये कैटरपिलर है। इस तरीके के जो इंसेक्ट्स हैं सॉफ्ट बॉडीड, ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स हैं। तो इनके ये जो हार्ड बॉडीड हैं, जैसे ये बीटल वगैरह है, ये बीटल है, इनके ऊपर वो असर नहीं करेगा। जो सॉफ्ट बॉडीड है उनके ऊपर असर करेगा। ये भी सॉफ्ट बॉडीड है, लेकिन इनके ऊपर आप उससे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इसकी दवाई दूसरी है। तो यहाँ पे देखिए लीफ माइनर जो है, ये हमने बताया लीफ माइनर, इसके लिए आप तुलसी का पत्ते से आप बना सकते हैं दवाई। यहाँ पे हमने बताया कैसे बनाना है। 50 ग्राम के करीब फ्रेश लीफ ले लीजिए,
उसको 250 ग्राम पानी में, मतलब 1/4 लीटर पानी में उसको क्रश करके और ओवरनाइट सोक करके रख दीजिए, और उसके बाद उसको छान के 1:10, मतलब 1 लीटर में 100 ml पानी जो है उसका मिला के आप उसको स्प्रे करेंगे, तो लीफ फाइंडर जो है वो हो जाएगा। लेकिन वो एक बार नहीं स्प्रे करना है, उसको कई बार स्प्रे करना पड़ता है, वीकली इंटरवल पे आप स्प्रे करते रहिए, तो वो धीमे धीमे कम हो जाता है। इसी तरीके से सॉफ्ट बॉडीड के लिए ब्लैक पेपर है, या तीखा हरी मिर्ची जो होता है, तीखापन होना चाहिए उसमें, वो भी सकिंग पेस्ट, च्यूइंग पेस्ट और फ्लाइंग पेस्ट जो होते हैं, जैसे ये सब जो है सकिंग पेस्ट है, ये सकिंग पेस्ट है, ये भी सकिंग पेस्ट है ना। जैसे ये सारे सकिंग पेस्ट हैं, ये माइट्स वगैरह, ये एफिड है, ये माइट्स है, ये सब सकिंग, जो रस चूसते हैं, पत्तों से रस चूसते हैं, पत्ते को खा नहीं रहे लेकिन उसमें से रस चूसते हैं। पत्ता जो है थोड़ा सा कड़क हो जाता है, उसका शेप जो है वो थोड़ा सा कप शेप हो जाता है, और उसमें फिर पीले पीले धब्बे दिखते हैं। तो ऐसे अगर इंसेक्ट्स हैं तो उसके लिए हरी मिर्ची जो है, तीखा वाला जो हरी मिर्ची है, उसको ले लीजिए आधा किलो, और उसको आधा किलो को जो है आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सर में उसको क्रश कर लीजिए, और फिर आधा लीटर पानी में उसको जो है मिला के, और 48 घंटे के लिए, मतलब 2 दिन के लिए उसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। 2 दिन के बाद उसको छान के उस रस को जो है अगेन 100 ml 1 लीटर में मिला के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यूकेलिप्टस का जो ऑयल होता है, वो बहुत सारे घर में हम इसको यूज करते हैं, फ्लोर पर भी फ्लाइंग इंसेक्ट्स के लिए। जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, जिसमें से बहुत सारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, जो हमने इस तरह पीछे यहाँ पे दिखाया था, जो जितने भी कैटरपिलर है उनके जो पेरेंट्स है ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स है। तो वो स्प्रे यूकेलिप्टस ऑयल का अगर सॉल्यूशन स्प्रे करेंगे तो ये सारे फ्लाइंग इंसेक्ट जो एग लेइंग के लिए आते हैं, वो एग से ही ये कैटरपिलर निकलता है, तो एग लेइंग के लिए नहीं आएंगे तो आपके वहां पे कैटरपिलर नहीं बनेगा। कैटरपिलर तो एग से निकलेगा, लेकिन अगर इंसेक्ट नहीं आएंगे तो एग कहाँ से आएगा। तो इसलिए है, इस तरीके से नीम का है, जो नीम को भी आप इस यूज कर सकते हैं। वैसे नीम ऑयल बाजार में मिलता है, लेकिन अगर आपके पास अगर आसपास नीम का कोई पेड़ है और फ्रेश लीफ यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें जो है कंटेंट ज्यादा अच्छे होते हैं, और पानी में घुलने के लिए आसान होता है। ऑयल जो है वो पानी में नहीं घुलता है, उसके लिए फिर आपको और कुछ मिलाना पड़ता है, जैसे सोप वगैरह मिलाना पड़ता है। तो ये च्यूइंग पेस्ट ये सभी तरह के इंसेक्ट्स पर असर करते हैं, लेकिन स्पाइडर पर असर नहीं करेगा, ये स्पाइडर पर असर नहीं करेगा। तो ये है सारे कंट्रोल के लिए। इसके बाद हम आते हैं डिजीज पर। तो डिजीज के लिए भी सवाल पहले, सबसे पहले वही है कि हमारे घर में डिजीज, हमारे होम गार्डन में डिजीज कैसे पहुंचा। खेतों में तो समझ में आता है, बहुत सारे वीड्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं जो आसपास होते हैं, उनसे पहुंचता है डिजीज। लेकिन हमारे घर में जहाँ पे जितने प्लांट्स हमने अपने गार्डन में लगाए हैं, उगा रहे हैं, वही है। इसके अलावा तो कोई प्लांट्स हम अलाउ नहीं करते हैं, वीड्स का कोई सवाल नहीं उठता है, तो कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे यही देखने वाली बात है कि वीड्स जो है, ये डिजीजेज जो है, वो हमारे घर में आने के जो चैनल्स हैं, वो कैसे कैसे चैनल्स हो सकते हैं। तो उसमें हमको ये देखना है कि जो पहले हमने बताया था, यही सारे मेथड्स हैं, यही सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू डिजीज के स्पोर्ट्स हमारे गार्डन में पहुंचते हैं और पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हवा के साथ भी डिजीज के स्पोर्ट्स पहुंचते हैं, पानी के साथ भी पहुंचते हैं, और मिट्टी के साथ भी पहुंचते हैं। तो हवा, पानी और मिट्टी, इन तीनों के साथ डिजीज के स्पोर्ट्स पहुंचते हैं, क्योंकि डिजीज के स्पोर्ट्स जो है वो, कुछ डिजीज के स्पोर हवा में होते हैं, कुछ डिजीज जो है वो पानी के थ्रू फैलते हैं और पानी में होते हैं। अगर सूखा रहेगा तो वो डिजीज नहीं रहता है, सरवाइव नहीं करता है। और तीसरा जो है सॉइल, सॉइल एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है डिजीज के लिए, चाहे वो सॉइल से रूट में हो या सॉइल से सीड के थ्रू प्लांट से हो। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे, बहुत डिटेल में तो नहीं बात करेंगे। तो इस तरीके से हमको ये देखना है कि इन डिजीज का आने का तरीका जो है वो कैसा है, और इनका इन्फेस्टेशन कहाँ पे है। अगेन होस्ट प्लांट की बात आती है, जो हमने इंसेक्ट के लिए बताया वो सारी चीजें यहाँ पे भी आते हैं। होस्ट प्लांट अगर है तो डिजीज दिखेगा, सरवाइव करेगा। वही सारे फैक्टर्स यहाँ पे भी आप देख रहे हैं
कि रिपीट हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है, फेवरेबल फैक्टर है सर्वाइवल के लिए, चैनल्स हमने बताया है, सोर्सेज हमने बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ससेप्टेबल प्लांट है तो ही आपको डिजीज दिखेगा। अगर डिजीज दिख रहा है मतलब जिस प्लांट पे डिजीज दिख रहा है वो प्लांट उस डिजीज के लिए ससेप्टेबल है। उसके साथ वाला प्लांट जो है कोई दूसरा प्लांट है, उसमें हो सकता है कि वो डिजीज के सिम्टम नहीं दिख रहे, मतलब वो प्लांट ससेप्टेबल नहीं है। एक साथ अगर बहुत सारे ससेप्टेबल प्लांट है तो डिजीज के बढ़ने का चांस रहता है, लेकिन आपने कुछ प्लांट्स लगाए हैं और उसके आसपास के जो प्लांट्स है वो नॉन ससेप्टेबल है, उस डिजीज के लिए होस्ट नहीं है, तो डिजीज फैलने से ऑटोमेटिक कंट्रोल भी होता है बिना कुछ किए। तो इस तरीके से जो इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है आपके प्लांट के अंदर, या प्लांट के अंदर टॉलरेंस लिमिट क्या है, या ससेप्टेबिलिटी कितनी है, इसके हिसाब से होता है कि वो डिजीज आपके यहाँ पे कितना समय तक सस्टेन करता है, रहता है और बाद में फिर से रिपीट करता है या नहीं करता है। अगर आपने रेजिस्टेंस प्लांट लगाए हुए हैं तो वो डिजीज ज्यादा समय तक आपके वहाँ पे नहीं रह सकता है। जिस प्लांट में है वो प्लांट जब तक है तब तक, उसके बाद उसको अगर होस्ट प्लांट नहीं मिल रहा है तो वो डिजीज वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि उसके लिए ससेप्टेबल होस्ट होना जरूरी है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात की, वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर थोड़ा सा सडन वेरिएशन आता है, 2 डिग्री टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है सडनली कम समय के अंदर, तो सर्वाइवल उनका नहीं हो पाता स्पोर्ट्स का या डिजीज का भी। और आप देखते हैं कि कोई बीमारी थी अचानक वो नहीं है। और जो पैथोजन है उनका प्रेजेंस होना जरूरी है। पैथोजन का मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स है, जो उसके जो बीजाणु होते हैं वो उससे है। और ये तीनों चीजें अगर एक साथ हैं तो फिर डिजीज फॉर्म होता है, डिजीज दिखता है। डिजीज अगर है तो इसका ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे प्लांट जो है उनका हेल्थ पुअर है। प्लांट दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा होगा लेकिन अंदर से उसके अंदर कहीं कुछ कमी है, और वो क्या कमी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि डिजीज जो है किस तरह के कैसे कैसे प्रकार के होते हैं। तो कुछ होते हैं जो पानी से होते हैं, और ज्यादातर पानी से जो डिजीज आते हैं, पानी से जो फैलते हैं, उसमें बैक्टीरियल डिजीज ज्यादा होते हैं जो पानी से फैलते हैं। कुछ फंगल डिजीज भी होते हैं जो पानी से फैलते हैं। हवा में होते हैं, हवा में उनके स्पोर्स हवा के साथ सस्पेंडेड रहते हैं और हवा के साथ वो फैलते हैं, दूर तक तैरते हुए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर फंगल डिजीज होते हैं। इनके स्पोर्स जो है वो हवा में रिलीज होते हैं और हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। और कुछ होते हैं जो मिट्टी के साथ फैलते हैं और वो मिट्टी में ही रहते हैं, इसमें फंगल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो मिट्टी आप यूज कर रहे हैं, या जो कंपोस्ट आप बना रहे हैं, या जो भी आपका जो ग्रोइंग मीडिया है, वहां पे अगर इन्फेक्शन हो रहा है, हुआ है, या आया है इन्फेक्शन, जो 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 भी मटेरियल आपने बाहर से लाया है, तो उसके थ्रू वो डिजीज आता है, फैलता है, और उसमें फंगल और बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकते हैं। जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसके साथ वो आ सकता है। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट होते हैं जो वायरल डिजीज, खासकर जो होते हैं वायरल डिजीज जो है वो किसी न किसी इंसेक्ट के थ्रू फैलते हैं। वो वायरस का स्पोर जो है वो हवा से नहीं फैलता है, पानी से भी नहीं फैलता, मिट्टी में भी नहीं फैलता है। वो केवल प्लांट्स की बात कर रहा हूँ मैं, केवल इंसेक्ट के थ्रू फैलता है। और उसको समझने के लिए आप सिंपल एग्जांपल जो है वो मच्छर है। मच्छर से जो फैलता है मलेरिया, वो वायरस नहीं होता है, वो तो एक ये है क्या बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मच्छर का मलेरिया जो होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। लेकिन उसी तरीके से जैसे मच्छर काटने से हमें बैक्टीरिया ये मलेरिया होता है, उसी तरीके से वायरस, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो सकिंग पेस्ट होते हैं, ज्यादातर जो सकिंग पेस्ट, जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, वो वायरस को फैलाते हैं, वो वायरस को कैरी करते हैं, उनके शरीर में वायरस कैरी होते हैं और वो फैलते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें फंगस भी वो कैरी करते हैं, बाकायदा वो फंगस कैरी करते हैं, उनके शरीर में ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जो फंगस के लिए, फंगस को रखने के लिए होता है। वो उसमें रखते हैं, वहां से निकालते हैं और फैलाते हैं। हम उसको अलग से कभी एडवांस कोर्स में डिटेल में बात करेंगे। कुदरत में ऐसी ऐसी अजनबी चीजें कुदरत ने बनाई हुई है जिनको समझ जानने और समझने के बाद लगता है कि कुदरत जो है बहुत अजूबा है। बहुत सारे छोटे छोटे अजूबे हैं जो
देखने और समझने के बाद पता चलता है कि क्या क्या होता है, क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर पुअर हेल्थ है, ये सारे तो हमने बताया कि डिजीज कैसे आते हैं, कैसे फैलते हैं, किस तरीके से होता है। लेकिन अगर हमारा हेल्थ सही है तो मच्छर काटने के बाद भी मलेरिया नहीं होता है। लेकिन जो जिसका हेल्थ ठीक नहीं है, दिख रहा है तंदुरुस्त लेकिन उसको मलेरिया हो जाता है, जो कमजोर दिख रहा है लेकिन उसको मलेरिया नहीं होता है। तो जो इनर हेल्थ है, जो इनर स्ट्रेंथ है, जो इम्यूनिटी है, ये वर्ड जो हम बता रहे हैं इसकी समझ अब सबको हो गई है कोविड के वजह से। तो ये जो इम्यूनिटी फैक्टर जो है ये प्लांट्स में भी होता है, और वो इम्यूनिटी फैक्टर आता कहाँ से? न्यूट्रिशन से आता है। हम अब कितना बैलेंस्ड फूड खा रहे हैं, कितना बैलेंस्ड हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उससे वो इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस लीड्स टू डिजीज ससेप्टिबिलिटी। अगर न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस है, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि एक न्यूट्रिएंट का एक चेन होता है, और वो चेन में अगर कोई एक न्यूट्रिएंट कम है तो आगे का चेन जो है वो या तो ब्रेक हो जाता है, या स्लो हो जाता है, या डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर वो नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, कोई न्यूट्रिएंट उसको प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो उसके हेल्थ में, उसके फिजियोलॉजी में, उसके इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं पे कुछ फर्क पड़ रहा है, और कुछ कमी हो रही है, कहीं वीकनेस डेवलप हो रहा है। इसके अलावा ऑफ सीजन कल्टीवेशन जब हम करते हैं, जैसे मैंने सीजनल फ्रूट की बात की थी कि सीजन के फ्रूट को तो खाना चाहिए, जो घर में जो हम उगाते हैं वो सीजन का जो है वो पहले होना चाहिए। वो तो हमारे हेल्थ के लिए तो है ही है, क्योंकि सीजन के हिसाब से वो हमें न्यूट्रिशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो फसल है, वो जो पौधा है, वो अपने सीजन में जब ग्रो हो रहा है तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर वो ऑफ सीजन में ग्रो हो रहा है तो वो ऑड कंडीशन में वो स्ट्रगल कर रहा है, वो जो है स्ट्रेस में रहता है, वो स्ट्रगल करता रहता है, और उसके अंदर जो कमियां होती हैं वो इसके साथ, फूड के साथ हमारे को भी आती हैं। तो हमको ये देखना है कि अगर हमको सीजनल वो खाना है तो पौधे को भी सीजन के ही पौधे हम उगाएं, ना कि हम ऑफ सीजन के पौधे को उगाने की कोशिश करें। ऑफ सीजन के पौधे हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम जो है पेस्ट और डिजीज के, वो ऑफ सीजन में जब वो पौधा उग रहा है, वो फसल उग रहा है, तो उसमें वो ज्यादा रहेंगे। जो सीजन है उसका, जो सुटेबल सीजन है, उसमें उसके अंदर अपनी इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यूनिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है? उसका न्यूट्रिशन से रिलेशन है, उसका न्यूट्रिशन अपटेक से रिलेशन है, टेम्परेचर का, जैसे मैंने बताया था सॉइल के उसमें, कि सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल का पीएच जो है टेम्परेचर से के हिसाब से वेरी करता है। पीएच अगर वेरी करता है तो ईसी वेरी करता है। तो पीछे के जो सेशन है उसमें से अगर आप थोड़ा सा रिव्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो पता चलेगा कि जो हमने पीछे बताया था उसका यहाँ पे क्या रिलेवेंस है। इसी तरीके से इम्प्रॉपर कंपेनियनशिप, अगर जो प्लांट्स हम उगा रहे हैं, इसके पहले जैसे मैंने बताया कि अगर एक साथ कई सारे प्लांट्स हैं, कई अलग अलग तरीके के, और सभी जो है होस्ट हैं, तो डिजीज या पेस्ट जो है वो बढ़ेगा। हम यहाँ पे दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि कॉमन चीजें हैं कुछ। अगर कोई एक प्लांट है या कुछ प्लांट्स हैं, लेकिन उसके आसपास के जो प्लांट्स हैं वो उनके लिए होस्ट नहीं है, वो जो है वो रेजिस्टेंट है या रिपेलेंट है, तो डिजीज नहीं बढ़ेगा। तो ये है कंपेनियनशिप। इसके अलावा जो अगर हम उसी सॉइल में हम बार बार उसी पौधे को उगा रहे हैं, तो मिट्टी से जो बीमारियां फैलती हैं, अगर उस मिट्टी में वो बीमारी है तो वो उसी पौधे को अगर बार बार उगा रहे हैं तो उस मिट्टी में वो बीमारी बढ़ेगी। और हर हर नए पौधे में जब हम अगली बार जब नया पौधा उगा रहे हैं तो वो बीमारी ज्यादा होगी। इसी तरीके से जो ओवरऑल वही पॉइंट आ जाता है कि इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम एट माइक्रो मैक्रो लेवल, जिसमें सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, हमारे आसपास जो है, या मैक्रो लेवल पे है, जिसमें पोल्यूशन है, टेम्परेचर है, वाटर है, एवरीथिंग, सब चीजें जो है ये जो है मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है तो चीजें जो है वो नॉर्मल से अलग होती है, नॉर्मल से बढ़ती है, और डिस्टरबेंस होता है। अब डिजीजेस कितने तरीके की होती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिजीजेस जो है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया है, फंगल डिजीजेस होती हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं, और वायरल डिजीजेस होती हैं।
वायरल डिजीजेस तो मैं समझता हूँ कि सभी को भी समझ में आ रहा है कोविड की वजह से। फंगल डिजीजेस में कुछ डिजीजेस होती हैं जो सीड बॉन्ड होती है, मतलब बीज के साथ ही आती हैं। आपने सब कुछ ठीक रखा है, लेकिन आपका बीज जो आप जो ले रहे हैं, जो सीड आप जहां से भी ले रहे हैं या जो भी सीड आप यूज कर रहे हैं, अगर उसमें बीमारी है, उसके ऊपर से हो सकती है, सीड के ऊपर जो सीड कोट है उसके बाहरी सतह पर उसके स्पोर्स हो सकते हैं, या अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, सीड के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें भी दो तरीके के होते हैं फंगल सीड बॉर्न डिजीजेस। कुछ होते हैं जो सीड को जब आपने सोइंग किया तो वो जर्मिनेट होने के बाद उसी लेवल पे उसको किल कर देता है। जब जैसे जर्मिनेशन होता है, वो फंगस भी का जो स्पोर है वो भी जर्मिनेट होता है, क्योंकि जो स्पोर है वो भी उस फंगस का सीड ही है। और जिन्होंने थोड़ा सा बॉटनी का मतलब जिनको याद होगा, पढ़ा है, तो फंगस जो है वो भी एक वो प्लांट किंगडम में ही आता है, वो भी एक प्लांट का ही के जैसा ही है। तो उसका जो स्पोर है वो भी सीड ही होता है। तो जैसे सीड को जो हम जमीन में बोते हैं, उसको पानी देते हैं, वो जर्मिनेट होता है, तो उसके साथ साथ जो वो स्पोर है वो भी जर्मिनेट होता है, चाहे वो बाहरी सतह पर हो या उसके अंदर पेनिट्रेट करके गया हो। और जब वो ग्रो करता है तो उसके अंदर कुछ केमिकल प्रक्रिया होती है जिससे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो उस जर्मिनेटिंग सीड के लिए, सीडलिंग के लिए पॉइजनस होते हैं, और उस सीडलिंग को मिट्टी के अंदर ही मार देते हैं, या मिट्टी से बाहर थोड़ा सा निकला है और तब वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। या फिर वो पौधे के अंदर जो है बढ़ता रहता है, पौधा आपको स्वस्थ दिखता है, और अलग अलग स्टेज में उसमें बीमारियां दिख सकती हैं। किस तरह का फंगस है उसके हिसाब से। कुछ फंगस है जिसमें लीफ में बीमारियां आती है, जब वो पौधा 1 महीने 2 महीने का हो गया है, फूल आने शुरू हो गए हैं या फल आने शुरू हो गए, तो इस तरीके से होता है। लेकिन उसमें जो बीमारी जो आई है वो सीड के साथ आई है, सीड के अंदर ही आई है, सीड के ऊपर से आई है, या कैसा भी हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं फंगल जो मिट्टी से होती हैं, और वो रूट सिस्टम को डैमेज करती है, और रूट से स्टेम के अंदर जाती है और स्टेम को डैमेज करती है, वो अंदर से डैमेज करती है। आप देखते हैं कि पौधा जो है सब कुछ ठीक था, स्वस्थ था, और अचानक जो है वो सूखना शुरू हो गया और सूखने लगा, और पूरा पौधा जो है वो सूख रहा है। आप पानी दे रहे हैं तब भी सूख रहा है, पानी नहीं दे रहे हैं तब भी सूख रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पौधा जो है ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू होता है। मतलब सबसे पहले ऊपर के पत्ते सूखने शुरू होते हैं, और 2-3 दिन, 4 दिन या 7 दिन के अंदर वो पौधा बिल्कुल डेड हो जाता है। तो ये जो है ये सॉइल बॉन्ड होते हैं जो रूट से पेनिट्रेट करते हैं, और स्टेम के अंदर जो जो पानी और न्यूट्रिशन लेने का जो कैविटी वो होता है, क्या बोलते हैं, चैनल होता है, जो कैविटी होता है, जिसको बॉटनी में जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स बोलते हैं, उनमें वो ब्लॉकेज कर देता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है, जैसे हमारे कभी कभी घर में देखते हैं नाली ब्लॉक हो गया तो पानी नहीं जा रहा है, तो वैसे ही उसमें भी ब्लॉकेज हो जाता है, तो नीचे से ऊपर न्यूट्रिएंट नहीं जाता है, और जब प्लांट को पानी नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, तो वो सूखना शुरू हो जाता है। और कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो हवा में होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जो हवा में तैरते हैं वो पत्तों पर, फ्रूट्स पर और ब्रांचेस में बीमारियां पैदा करते हैं। वो कैसे होता है कि वो हवा में तैरते रहते हैं, और सुबह के समय जब सबसे ठंडा वातावरण होता है, उस समय हवा नीचे होती है, और जो स्पोर्स होते हैं वो पत्ते पर सेटल होते हैं, और पौधे पे नमी होती है, पत्ते पर नमी होती है, उस नमी के कारण वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं, वो स्पोर जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद वो पत्ते के अंदर जाता है और अंदर जाके बीमारी करता है। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, वो पैथोलॉजी जो है उसका उसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे डिटेल में। तो ये तरीके से होता है। इसी तरीके से बैक्टीरियल डिजीजेज जो है वो सॉइल बॉर्न होते हैं, उसी तरीके से रूट और स्टेम से जाते हैं। बैक्टीरियल कुछ डिजीज होते हैं जो सीड बॉर्न भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो सीड बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। कहीं कहीं पे किसी किसी पौधे में पाया जाता है, लेकिन जो पौधे हम उगाते हैं घर में उनमें जनरली सीड बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज नहीं होते हैं, सॉइल बॉर्न होते हैं। और कुछ बैक्टीरियल डिजीज एयर बॉर्न भी होते हैं,
और जो एयर बॉर्न होते हैं उनका डिजीज क्रिएट करने का, इन्फेक्शन करने का कहाँ कहाँ पे है वो हमने बताया यहाँ पे, और जो सॉइल बॉर्न होते हैं उनका हमने बताया कहाँ पर है, और जो सीड बॉर्न होते हैं वो पूरे प्लांट में करते हैं, अलग अलग जगह उनका सिम्टम होता है। डिजीज का सिम्टम देख के हम समझ सकते हैं कि वो डिजीज कैसे कहाँ पे कर रहा है, क्या सोर्स हो सकता है उसका। और इसी तरीके से वायरल डिजीज होता है जो इंसेक्ट के थ्रू इन्फेक्ट होता है, जैसा मैंने बताया, और वो इन्फेक्शन जो है जब इंसेक्ट जो है उससे रस चूस रहा है, तो बिल्कुल मच्छर का एग्जांपल हमने दिया उसी तरीके से काम करता है। तो मच्छर ने काटा तो तुरंत मलेरिया नहीं होता है, वो शरीर के अंदर डेवलप होता है, मल्टीप्लाई करता है, और फिर धीमे धीमे मलेरिया का सिम्टम दिखता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो मलेरिया का जो है इन्फेक्शन दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है, जिस समय इंसेक्ट ने बाइट किया है उसको रस चूसने के लिए, उससे 1 हफ्ते या 15 दिन या 1 महीना या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है जब हमको प्लांट के अंदर वायरल डिजीज के सिम्टम दिख रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जो डिजीज का सिम्टम दिखता है वायरल डिजीज का, वो पत्तों में दिखता है। वो इसलिए पत्तों में दिखता है क्योंकि जो रस चूसने के समय जो पत्ते में उसने डाला है, जो वायरस डाला है, वो पत्तों से पूरे प्लांट में फैलता है, और फिर पूरे प्लांट से जो जब वो रस जो न्यूट्रिएंट जो ले रहा है रूट से, वो वापस पत्तों में जब जाता है तब वहां पे उसका पूरा साइकिल पूरा होता है, इतने समय तक मल्टीप्लाई करता है और पत्तों के सेल को डैमेज करना जब शुरू करता है तब हमें सिम्टम दिखते हैं। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो कुछ पिक्चर सिम्टम्स के हैं, कुछ किसी स्पेसिफिक उसका डिजीज का नाम नहीं हम यहाँ पे वो करें, लेकिन अलग अलग तरीके के सिम्टम जो है ये हो सकते हैं प्लांट्स में, जो अलग अलग तरीके के डिजीजेस के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बैक्टीरियल डिजीज का है या ये फंगल डिजीज का है या ये वायरल डिजीज का है, ये सभी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज के भी हो सकते हैं या फंगल डिजीज के भी हो सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे डिजीज होते हैं जिनका सिम्टम कंफ्यूजिंग होता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक डिजीज को पहचानने का कुछ तरीका होता है, हम उस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, जो एडवांस कोर्स होगा उस पर हम जाएंगे, यहाँ पे हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो बहुत डीप हो जाएगा। इसके बाद डिजीज के सिम्टम में हम यहाँ पे थोड़ा सा बताएं कुछ कॉमन टर्म्स के हिसाब से। फंगल डिजीज में मोल्ड्स होता है, जैसे काले काले आप देखते हैं थोड़े से पाउडरी टाइप के जो थोड़े वेट होते हैं, वो थोड़ा ऑयली टाइप के आपको दिखते हैं पत्तों के ऊपर या ब्रांचेस में दिखते हैं ब्लैकिश कलर के। खासकर फ्रूट ट्रीज में आप देखते हैं अंदर के जो पत्ते होते हैं उनमें जहाँ पे धूप नहीं जा रहा है, जहाँ पे हवा अगर ये प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, आपको ध्यान होगा पिछले सेशन में मैंने प्रूनिंग की बात की थी, एयरेशन के लिए बात की थी, प्लांट के प्रूनिंग करने के लिए या क्लिपिंग करने के लिए पत्तों का एयरेशन इसलिए जरूरी है कि अगर प्रॉपर एयरेशन नहीं है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इस तरह के मोल्ड्स डेवलप हो सकते हैं। या कुछ पत्तों में आप देखते हैं कि इस तरह का ब्राउनिश कलरेशन हो जाता है, रस्टी टाइप का, जैसे जंग लगता है उस तरीके का। रस्ट का मतलब जंग ही होता है। कहीं कहीं पे आप देखते हैं पत्तों के ऊपर पाउडरी एक लेयर आ गया है, वो मिल्ड्यू होता है, पाउडरी मिल्ड्यू। या कहीं पे सड़न दिखता है पत्तों में, ये फलों में या जड़ के आसपास या तने में, तो वो रॉटिंग होता है। या कहीं पे आप देखते हैं खासकर नींबू में या ऑरेंज के उसमें स्टेम में भी आप देखते हैं, ब्रांचेस में देखते हैं कि ड्राई कलर का सड़ने जैसा है, सूखने जैसा है और डिस्कलरेशन हो गया है ब्राउनिश कलर का, या उसका कुछ सिम्टम पत्तों में भी दिखता है। और या ऐसे स्पॉट होते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया पूरा पौधा सूख रहा है, विल्टिंग हो रहा है। तो ये सारे जो है फंगल डिजीजेस के सिम्टम होते हैं। कुछ बैक्टीरियल डिजीज होते हैं जिसमें सॉफ्ट स्पॉट होते हैं, मतलब पत्तों में या फल में या कहीं पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा सॉफ्ट गीला गीला टिश्यू वहां के जो है वो गल गए हैं, तो ये गलने का कहीं पे अगर सिम्टम आपको दिख रहा है तो वो बैक्टीरियल होता है। या कुछ छोटे छोटे स्पॉट दिखेंगे राउंड कलर के, ब्लैकिश या येलोइश कलर के स्पॉट दिखेंगे, तो वो भी बैक्टीरियल हो सकता है। या विल्टिंग भी बैक्टीरियल हो सकता है, जैसे मैंने बताया बैक्टीरियल जो सॉइल बॉर्न होता है तो वो विल्ट कर सकता है अगर वो ब्लॉक कर दे जो वाटर चैनल्स जो है, जो फ्लोएम एंड जाइलम है उनको, जिससे पानी ऊपर जाता है जाइलम से, या फ्लोएम से जो पत्ते में जो फूड तैयार होता है वो प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोनों में से कोई भी अगर ब्लॉक हो जाता है तो विल्टिंग हो सकती है। और वायरल डिजीजेस जो होता है उसमें मॉटलिंग होती है, पत्ते जो है वो सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, रोलिंग होना शुरू हो जाता है। या
डिसकलरेशन, डिस्टॉर्शन होता है, पत्ते का शेप चेंज होना शुरू होता है, नॉर्मल से हटके चीजें सिम्टम होनी शुरू होती है, या जो पौधा है वो बढ़ना एक लेवल के बाद जो है बढ़ना बंद हो गया, ग्रो होना बंद हो गया, बिल्कुल स्टंटेड ग्रोथ है, तो वो भी जो डॉर्फिंग कह सकते हैं, वो भी वायरल डिजीज हो सकता है। इन सब तरीके के जो अलग अलग तरीके के डिजीजेज हैं उनके लिए अगेन हमने घर से ही लिया है कुछ रेमेडीज। हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी 5 वो लिया एग्जाम्पल। तो उसमें गार्लिक है, पीछे हमने पाउडरी मिल्ड्यू दिखाया, पाउडरी मिल्ड्यू अगर है तो गार्लिक से आप कंट्रोल कर सकते हैं। 100 ग्राम गार्लिक का क्लोव ले लीजिए, उसका छिलका वो करके, और 100 ml पानी में उसको क्रश करके 24 घंटे के लिए रख दीजिए। फिर उस पानी को छान के 1:10 के हिसाब से, मतलब 1 लीटर पानी में 100 ml सॉल्यूशन मिला के आप जो इन्फेक्टेड लीव्स हैं या जो भी पार्ट है वहां पे आप स्प्रे करिए, और ये वीकली इंटरवल पे 4-5 बार करना पड़ता है। और वाइड रेंज ऑफ फंगल डिजीजेज जो हमने पीछे एग्जांपल दिखाया, उनका कंट्रोल जो है वो हिना से हो सकता है। जो हम मेहंदी सर में लगाते हैं, हम सर में मेहंदी क्यों लगाते हैं? कि हमारे बाल अच्छे रहें। बाल अच्छे कब रहेंगे? जब हमारे सर में जो ये होता है, खुश्की होती है, वाइट वाइट जो खुश्की होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, डैंड्रफ बोलते हैं इंग्लिश में। वो डैंड्रफ भी एक फंगल बीमारी ही होती है। और जो जब हम बाल को ऐसे ऐसे वो करते हैं तो जो वाइट वाइट गिरता है वो उस डैंड्रफ के स्पोर्स होते हैं। आप अपने अपने घर के अंदर अपने आसपास अपने शरीर से सारे एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं कि जो चीजें हो रही हैं ऐसे प्लांट्स के अंदर होता है। तो जब सर में आप मेहंदी लगाते हैं, जो लोग रेगुलर इंटरवल पे बालों में मेहंदी लगाते हैं, उनके बालों में खुश्की या बालों में जो दूसरी बीमारियां होती हैं, या जो बालों में जूं वगैरह ये इस तरह की भी कोई भी चीज होती है, वो नहीं होती। आपका बाल इसलिए अच्छा रहता है। केवल शाइनिंग की बात नहीं, शाइनिंग तो तब आता है जब आपका बाल स्वस्थ रहेगा, और बाल जब स्वस्थ रहेगा जब आपका स्कैल्प क्लीन एंड क्लियर रहेगा, तो वो हेना से होता है। तो यहाँ पे जो है हेना फंगल डिजीज के लिए वाइड स्पेक्ट्रम नेचुरल मेडिसिन है। सबके घर में हेना यूज होता होगा मैं समझता हूँ। तो हेना का जो पाउडर है, 100 ग्राम पाउडर ले लीजिए, 200 ml 250 ml पानी में 24 घंटे के लिए भिगा के रख दीजिए। जब हेना का पेस्ट बालों में लगाते हैं तो भी आप गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं, और पेस्ट बना के उसको रखते हैं 24 घंटे के लिए। उसके बाद तो यहाँ पे पेस्ट नहीं बनाना है, यहाँ पे घोल बनाना है, और फिर उसको छान लीजिए कि स्प्रे करने में स्प्रेयर में क्लॉगिंग नहीं हो, इसलिए छानना जरूरी है सभी चीजों को। और फिर उसी तरीके से 1:10 के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स के पार्ट्स हैं, और इसको रिपीटेडली करते रहना है। जब जब आप बालों में मेहंदी लगा रहे हैं तब तब प्लांट्स में अगर कोई डिजीज है, फंगल डिजीज दिखता है, तो आप हेना का स्प्रे प्लांट्स पे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मिंट मतलब पुदीना, पुदीना जो है वो भी फंगल और बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए है। और इसी तरीके से इसी फॉर्मूला से 250 ग्राम आप फ्रेश लीव्स ले लीजिए, घर में ही उगा सकते हैं, और आधा लीटर पानी में उसको क्रश करके और 24 घंटे के लिए रख दीजिए, फिर छान के स्प्रे कर दीजिए डाइल्यूट करके 1:10। चाय की पत्ती जो होती है, जो आपने पत्ती चाय बनाने के बाद जो पत्ती फेंक देते हैं, उसको अगर आप गुलाब के पौधे जो जहाँ पे गुलाब के जो पॉट्स हैं उसमें अगर आप डालते रहे और मिट्टी में मिलाते रहे, तो गुलाब के अंदर जो रूट रॉट होता है उससे आपके गुलाब बचा रहेगा। कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है, पिक्चर भी आया है कि गुलाब में फूल नहीं आ रहे हैं, गुलाब का पौधा जो हेल्दी नहीं है, और वो लैंकी है, ज्यादा लंबा बढ़ रहा है, ब्रांचिंग नहीं हो रही है। ये सारी चीजें जो है उससे, अगर आप गुलाब के पौधे के जड़ों के पास जो उसका मेन स्टेम है वहां पे नहीं, उससे थोड़ा सा दूर 4-5 इंच दूर आप एक रिंग बना लीजिए, 2 इंच चौड़ा और 1 इंच गहरा, उसमें चाय की पत्ती डाल के और उसको मिट्टी से ढक के उस मिट्टी को थोड़ा सा मिला दीजिए, और इस तरीके से रेगुलरली करते रहेंगे तो आपका गुलाब का पौधा अपने आप हेल्दी रहेगा और हर समय नॉर्मल रहेगा, और नॉर्मली उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी, और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि चाय की पत्ती, चाय जो होता है और जो रोज होता है वो सेम फैमिली है। चाय
को जो जो रिक्वायरमेंट होता है, गुलाब को भी वही रिक्वायरमेंट होता है। तो चाय की पत्ती से गुलाब को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता है। तो चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच गई है उसको अगर आप गुलाब के पौधे के नीचे दे देंगे तो आपका गुलाब का पौधा जो है स्वस्थ रहेगा। इसी तरीके से हल्दी का पाउडर जो है हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। प्लांट्स के लिए, ये रूट डिजीजेस के लिए हल्दी का घोल बना लीजिए। 100 ग्राम हल्दी का पाउडर, प्योर हल्दी लेना है। बाजार में बहुत सारी मिलावट वाली हल्दी आती है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो हल्दी आप ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक सोर्स है, प्योर है। ऑर्गेनिक से ज्यादा प्योर होना जरूरी है। और ऑर्गेनिक हल्दी जो होता है वही आजकल प्योर कह सकते हैं उसको। तो सोर्स देख लीजिए कि कौन सा सोर्स है, और आधा लीटर पानी में उसको मिक्स कर लीजिए, रख दीजिए 24 घंटे के लिए। इसके बाद, क्योंकि पत्ते में ये जड़ में डालना है इसलिए छानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कहीं पे किसी और के साथ, इनमें से ऊपर में जो है इनके साथ किसी के साथ मिला के स्प्रे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तब आपको छानना जरूरी है। और डाइल्यूशन उसका वही रहेगा। जड़ में डालना है तो उसका डाइल्यूशन आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, हमने यहाँ पे 1:20 दिया है। लेकिन अगर स्प्रे करना है तो 100 ml डालना है 1 लीटर पानी में। तो ये कुछ होम रेमेडीज हैं। ये हमने केवल यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिया है, लेकिन जैसे पहले दिन हमने बुक के बारे में बताया था, बुक में हमने काफी सारे डिटेल में दिए हैं, करीब 30-35 या 40 जो है रेमेडीज हमने दी, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है उसमें। तो डिटेल जो है आपको बुक से मिल सकता है, जिन लोगों ने लिया है या जो चाहते हैं लेना वो ले सकते हैं। वहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा होम रेमेडीज का, कंपेनियन प्लांटिंग का, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो सारे यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। इसके बाद हम आते हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि बीमारी नहीं कह सकते हम उसको, और किसी इंसेक्ट का भी अटैक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं जो है दिखती हैं प्लांट्स में, तो उनको हम कहते हैं डिसऑर्डर। जैसे अगर हमारे शरीर की बात करें तो जैसे आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया होता है। हाथ जो है, हाथ का जो हमारा जो पाम होता है, जो हथेली होती है, उसका जो अंदर गुलाबी रंग की जगह सफेद या पीलापन है तो खून की कमी बोलते हैं। तो खून की कमी जो कोई बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में आयरन की कमी है, इसलिए हमारे शरीर में खून कम बन रहा है, और इसलिए हमारा शरीर जो है वो वीक होता है और डल दिखता है। हम जो है थोड़े से सुस्त रहते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरीके से, और भी बहुत सारे समस्याएं होती हैं। या हमारे शरीर को वीक करता है, जैसे आजकल कोविड के लिए डॉक्टर से रिकमेंड करते थे कि जिंक का अलग से लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए, इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो ये क्या है, ये अगर कमी है इन सब की तो हमारे शरीर में डिसऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं, और वो डिसऑर्डर जो है हमारे शरीर को बीमारियों के लिए, या अगर हम कीड़े की भी बात करें, जैसे हमने मच्छर का एग्जाम्पल लिया, मलेरिया के लिए, हमारे शरीर को ससेप्टेबल बनाता है, हमारे इम्यूनिटी को कम करता है। अगर हमारा इम्यूनिटी कम हो रहा है तो हमारी ससेप्टेबिलिटी बढ़ रही है अलग अलग समस्याओं के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए। तो यहाँ पे ये डिसऑर्डर की हम बात करेंगे कि अगर मॉइस्चर लेवल कम है, रूट जोन में अगर मॉइस्चर लेवल कम है, या सॉइल का पीएच जो है प्लांट के हिसाब से नहीं है, ये सारी बातें हमने पहले की है, डिटेल में बात की है। यहाँ पे एक तरह से रिव्यू होता है, तो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, क्योंकि पीएच रेंज के हिसाब से न्यूट्रिएंट की बात आती है। यहाँ पे आगे हम थोड़ा सा इसके ऊपर और डिटेल बताएंगे। या सॉइल का ईसी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो प्लांट के रेंज के हिसाब से नहीं है, या जो हमारा ग्रोइंग मीडियम है उसके अंदर न्यूट्रिएंट जो है वो बैलेंस नहीं है। कोई न्यूट्रिएंट जो है इस प्लांट को ज्यादा चाहिए लेकिन वो उसमें सफिशिएंट नहीं है। अगर नहीं है तो वो सिम्टम हमें दिखेगा, प्लांट के अंदर हमको सिम्टम दिखेगा, और उसी से पता चलता है कि सॉइल में किस चीज की कमी है। बिना सॉइल टेस्ट किए भी हम समझ सकते हैं कि सॉइल के अंदर किस चीज की कमी है। कितनी कमी है वो भी समझा जा सकता है कुछ लेवल तक। प्लांट जो है वो ऑफ सीजन क्लाइमेट कंडीशन, ये भी हमने पीछे अभी बताया है कि अगर ऑफ सीजन क्लाइमेटिक कंडीशन है तो उसके लिए समस्या, ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसी प्लांट में। या इनसफिशिएंट फोटो पीरियड की बात है, अगेन ये ऑफ सीजन से रिलेटेड है। या शेड आ रहा है, दिन का जो डे लेंथ है वो ठीक है लेकिन पूरा सनलाइट नहीं मिल रहा है। या शेड है,
या डार्कनेस है, कुछ समय के बाद डार्कनेस है, चारों तरफ से बिल्डिंग्स है तो अंधेरा सा है, बहुत कम लाइट है, कुछ समय के बाद ऐसा होता है कुछ जगह पे, इस तरह की बातें हैं। या जो रूट ग्रोथ है वो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो कंटेनर की बात की हमने, डिजाइन हमने दिखाया, अंदर रूट का ग्रोथ हमने दिखाया, ये सारे फैक्टर्स अगर हैं कहीं ना कहीं पे तो ये प्लांट की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। और या फिर प्लांट जो है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो स्पेस जो है जमीन के अंदर, चाहे वो पॉट के अंदर हो या किसी खुले जमीन में हो, तो वहां पे अगर उसको प्रॉपर रूट ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, और या फिर जमीन के ऊपर जैसे वॉल है या कोई हाइट नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि छत है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो उसमें वीकनेस होता है, उसके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है और डिसऑर्डर्स होते हैं। ये डिसऑर्डर बहुत तरीके के हो सकते हैं, ये सभी डिसऑर्डर हैं। अगेन वही पॉइंट आता है कि इकोलॉजिकल स्ट्रेस इम्पोज बाय मदर नेचर फॉर लॉन्ग पीरियड एट मैक्रो एंड माइक्रो लेवल। तो अगर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, जो हमारा जो वातावरण है, हमारे अंदर जो इकोसिस्टम है, उसमें अगर कहीं पे कोई परिवर्तन है, वो किस तरह का परिवर्तन हो सकता है जो प्लांट पे डायरेक्ट स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। हमने यहाँ पे बोला है कि मदर नेचर की तरफ से अगर इंसेक्ट पॉपुलेशन बढ़ गया है या डिजीज आ गया है, ये तो नेचुरल है भाई, हमारे लिए इंसेक्ट जो है वो दुश्मन है, वो पेस्ट है, लेकिन कुदरत के अंदर तो वो एक क्रिएचर है, जैसे हम है वैसे इंसेक्ट है, उसको भी सरवाइव करने के लिए कुदरत पूरा सपोर्ट देता है जैसे हमको देता है। तो कुदरत में कोई डिफरेंशिएशन नहीं कि ये पेस्ट है, ये डिजीज है, और ये वीड है और ये क्रॉप है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन कुदरत के अंदर नहीं है। कुदरत के अंदर सब समान है, सभी के लिए जगह है, सभी कुदरत के क्रिएशन है, और सभी के अंदर एक चेक्स एंड बैलेंस है, कोई किसी का फूड है, कोई किसी का फूड है, तो एक एक लिमिट के अंदर रहता है। जब कहीं पे कोई फैक्टर डिस्टर्ब हो जाता है, कोई फैक्टर चेंज हो जाता है, तो फिर चीजें इम्बैलेंस होती हैं, और इम्बैलेंस होने से जो है हमें समस्याएं दिखती हैं। केवल हमें समस्याएं नहीं दिखती हैं, इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म को समस्याएं होती हैं, दिखती हैं, उसके सर्वाइवल पे क्वेश्चन आता है, लेकिन हमको अपने फायदे नुकसान को देखना है। तो यहाँ पे हम ये अगर बात करें इकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है, ड्राइनेस है, या ह्यूमिडिटी कम हो गया है, या टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, या उसके वजह से, या कंडीशंस चेंज हो गए हैं जिसके वजह से पेस्ट एंड डिजीज का प्रॉब्लम हो गया। ये सारे कुछ मिला के जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए वो सभी को सम अप करके अगर हम बात करें तो मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अगर इस तरह का कुछ इस तरह का कोई सिचुएशन बन रहा है जो प्लांट के लिए ठीक नहीं है, तो प्लांट में सिम्टम्स दिख सकते हैं। जो स्ट्रेस फैक्टर उसमें कैसे कुछ होते हैं एबायोटिक और कुछ होते हैं बायोटिक। एबायोटिक का मतलब जो कि जैसे टेम्परेचर है, जो गर्मी बढ़ गई, या अचानक जो है क्लाउडी हो गए, या पानी बरसना शुरू हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई। या फिर बायोटिक में जैसे कीड़े मकोड़े डिजीजेज वगैरह है, जैसे मैंने बताया प्लांट के ऊपर या नीचे। या फिर यहाँ पे अगर हम इसको और डिटेल में बात करने की कोशिश करें तो जैसे सनलाइट ज्यादा हो गया है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो डिहाइड्रेशन होना शुरू हो गया क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया। अगर पानी बरस जाता है तो फिर से सरवाइव कर जाता है, वही प्लांट जो सूखता हुआ दिख रहा था और पानी बरस गया, नमी आ गई जमीन में, तो वो फिर से वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। कभी कभी कैसा होता है कि ये यहाँ पे हम ये दिखाने की कोशिश करें कि फर्स्ट एक्सपोजर और सेकंड एक्सपोजर, अगर इस तरह की घटना पहली बार हो रही है, फर्स्ट टाइम हुआ, प्लांट जो है उसको एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पे देखिए कुदरत ने किस तरीके से सारी चीजें बनाई है। हम अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जबकि सभी ऑर्गेनिज्म को अपना अपने तरीके से एक्सपीरियंस होता है, समझ होता है, और उसके हिसाब से उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके अगली बार जब उस तरह की समस्या आती है तो वो अपने को पहले से ही सावधान हो जाता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जांपल है इसका कि पहले टेम्परेचर बढ़ा, धूप ज्यादा हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, और जो है डिहाइड्रेशन हो गया, प्लांट जो है थोड़ा सा वो हो गया, मतलब सूख गया, ड्रूप कर गया, ये हो गया, क्या बोलते हैं, डल हो गया।
लेकिन जैसे ही पानी बरसा वो फिर सरवाइव कर गया, रिवाइव कर गया, ठीक है, फिर से वो ग्रीन हो गया। लेकिन सेकेंड टाइम जब ऐसा हुआ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो प्लांट ने क्या किया, अपने पत्तों को लूज पहले ही कर लिया, मतलब उसका जो ट्रांसपिरेशन है उसको उसने रोक लिया। ट्रांसपिरेशन होने के लिए जो होल्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं जिनके थ्रू पानी वेपर बन के निकलता है, उनको वो बंद कर लेता है प्लांट। जैसे ही देखता है कि ऑड कंडीशन है, वो सावधान हो जाता है और वो अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। आप इस चीज को बहुत आसानी से देख सकते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा पंपकिन के प्लांट्स को, या जैसे पंपकिन या इस तरह के हैं, या जैसे रिच गोर्ड है जो तरोई होता है, या ये है क्या बोलते हैं कद्दू का जो पौधा होता है बड़े पत्ते वाले, गर्मी के दिनों में जब धूप ज्यादा होता है दोपहर के समय में, ये पत्ते जो हैं बिल्कुल लटक जाते हैं। सुबह सुबह आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश है, तने हुए सीधे हैं, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, और दोपहर के समय में ये लटक जाते हैं, आपको लगता है कि अरे भाई क्या। शाम होते होते फिर से जो है ये धीमे धीमे वो हो जाते हैं। तो ये जो लटकने का जो तरीका है वो यही एग्जाम्पल है यहाँ पे, कि जैसे ही देखा कि एक्सपीरियंस है प्लांट का, ये एक्सपीरियंस का नतीजा है कि वो पहले से ही वो अपने को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसी तरीके से ये पेस्ट के समय में भी करते हैं। जब प्लांट्स देखते हैं कि पेस्ट का अटैक है, जो सकिंग पेस्ट है या कोई इस तरह का पेस्ट है, तो आप कभी कभी देखते हैं कि पत्ते में रोलिंग हो गई है या पत्ते में कप शेप में आ गया है, और वो इसलिए हो गया कि वो अपना सरफेस एरिया जो है वो अपने को सिकोड़ लेता है। टच मी नॉट एक प्लांट है एग्जाम्पल के लिए। टच मी नॉट में क्या होता है, वो पत्ते सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और कांटे जो है वो सामने आ जाते हैं। वो क्या है, किसी जानवर जो शाकाहारी कोई जानवर है जैसे बकरी है, वो उस पत्ते को नहीं खाए, उस प्लांट को नहीं खाए, इसलिए वो क्या करता है, वो जैसे ही थोड़ा सा टच होता है तो उसके अंदर एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया होती है, एक हार्मोन उसमें अंदर प्रवाहित होता है, और पत्ते जो है सारे सिकुड़ जाते हैं, और कांटे उसी उन्हीं पत्तों में, उन्हीं ब्रांचेस में कांटे होते हैं जो पत्तों के अंदर ढके होते हैं। पत्तों की वजह से वो कांटे जो है एक्सपोज हो जाते हैं, और जब कोई बकरी या कोई भी दूसरा पौधा जब उसके ऊपर खाने की कोशिश करता है तो उनको कांटे चुभते हैं, वो इसलिए नहीं करते। अब यहाँ पे उसी बकरी का अगर एग्जाम्पल ले, तो जिस बकरी को जो पहली बार इस तरह का प्लांट देख रहा है, उसको पता नहीं, वो खाने जाता है, जब कांटा चुभता है और देखता है कि ये पत्ते सिकुड़ गए हैं, अगली बार उस पौधे को देख के वो उसके पास नहीं जाता है। तो ये कुदरत के अंदर सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर ये समझ, एक्सपीरियंस और ये सारी चीजें हैं अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं कि हर काम ब्रेन से ही होता है, दिमाग या मस्तिष्क से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम डिसऑर्डर्स में और आगे बात करें, तो डिसऑर्डर जो है वो हमको प्लांट के अंदर जो डिसऑर्डर है वो सॉइल के हेल्थ को भी इंडिकेट करता है। सॉइल के अंदर अगर फर्टिलिटी लेवल कम है, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसके वजह से भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर फर्टिलिटी लेवल कम है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कम हो सकता है, अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है। अगर माइक्रोब्स कम है तो फर्टिलिटी लेवल कम हो सकता है, क्योंकि माइक्रोब जो है वही पौधे को वो भोजन जो है, जो न्यूट्रिएंट है वो पहुंचाने का काम करते हैं, रूट के को पहुंचाने का काम करते हैं। माइक्रोब की वजह से वो सिम्बायोटिक हमने बताया था कि रिलेशनशिप होता है, एक अरेंजमेंट होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर कम है तो माइक्रोब कम होंगे। इसको इस तरीके से देखिए कि लो फर्टिलिटी लेवल अगर सॉइल में, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी कब कम होगी, जब ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, और ऑर्गेनिक मैटर कम होगा जब सॉइल में सैंड या क्ले बहुत कम या ज्यादा होगा। ठीक है, तो सॉइल का जो पहला जो सेशन था उसमें आप देखिए कि जो हमने बताया था सॉइल का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, कंपोजिशन उसका कैसा होना चाहिए, टेक्सचर कैसा होना चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात किया था, कंपोस्टिंग। ये सारे जो है एंड में आते आते आप देख रहे हैं कि प्लांट के हेल्थ से किस तरीके से ये रिलेटेड है और कितने गहरा संबंध है। इस चार्ट में हमने 4 फैक्टर बताने का कोशिश किया है। इसमें 4 फैक्टर हमने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। यहाँ पे एक तो सॉइल स्ट्रक्चर जो पहले हमने बात किया था, उसके साथ सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, फिर प्लांट न्यूट्रिएंट, और सॉइल बायोलॉजी। मतलब सॉइल बायोलॉजी का मतलब है कि सॉइल के अंदर जो पूरा जो इकोसिस्टम बना हुआ है, वो इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना नॉर्मल है, कितना बैलेंस्ड है, उसके हिसाब से सॉइल का हेल्थ डिसाइड होता है।
और यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर में फिर से एक तरह से रिव्यू हो जाता है, सैंड, सिल्ट और क्ले। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ये कुछ फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपने सॉइल में डाल दिया डायरेक्टली बिना कंपोस्टिंग किए हुए, तो उसको प्रक्रिया होने में समय लगता है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सीधे सीधे प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। कुछ होते हैं जो डिकम्पोज हो रहे हैं और कुछ है जो डिकम्पोज हो चुके, स्टेबलाइज हो चुके, यही यूजफुल होता है। ये दोनों जो है ये आपके कंपोस्ट में ये दोनों काम हो जाना चाहिए। और इस स्टेज में जो कंपोस्ट जो है कह सकते हैं कि जो ह्यूमस अगर बोले तो ये है ह्यूमस फैक्टर जो सॉइल में इस स्टेज में आपको ऐड करना चाहिए। इसी तरीके से हम अगर प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें तो यहाँ पे जो है ये प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट हमने बताया था, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट बताया था। इसके बाद जो है कुछ माइक्रो और वो बताया था हमने, तो वो सारे न्यूट्रिएंट का आप रिव्यू कर सकते हैं। और फिर इन सबको मिला के फिर आता है बैक्टीरिया और फंगस, जो सॉइल में दो चीजें होती हैं, कुछ होती है जो डिजीज क्रिएट करती है, जो हार्मफुल होती हैं, और कुछ होती हैं जो बेनिफिशियल होती हैं। हम उसके नाम के डिटेल में और उनके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो एडवांस कोर्स का पार्ट होगा क्योंकि वो काफी डिटेल में बात होगी उस पर। लेकिन बेनिफिशियल जो फंगस और बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे सॉइल के लिए हेल्दी होते हैं, वही इन सारे फैक्टर्स को मिला के प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अगर देखें तो जो डेफिशिएंसी की हमने बात की है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात की, तो उसके सिम्टम हम कैसे समझ सकते हैं। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि प्लांट को देख के हम समझ सकते हैं कि किस चीज का डेफिशिएंसी है और प्लांट से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये नीचे का पार्ट जो है ये ओल्ड है, मतलब ये पुराने पत्ते और पुराना टहनी और वो सब है। इसको यहाँ पे ब्रांचिंग भी होती है। हमने एक स्टेट प्लांट को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया है। और पत्तों का देखिए यहाँ पे दो पार्ट में है, ये न्यू ग्रोथ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैल्शियम की डिफिशियंसी जो है, जहाँ पे बिल्डिंग पार्ट है, जहाँ पे न्यू ग्रोथ हो रहा है, कैल्शियम है, आयरन है, बोरॉन है, मैंगनीज है, कॉपर है और ये सल्फर है। ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये न्यू लीव्स में न्यू ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। ये पूरा जो है वो एपिकल पार्ट होता है। इनमें अलग अलग तरीके के इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। जैसे कैल्शियम का जब सिम्टम होता है तो पत्ते जो है सफेदी दिखती है, इस तरीके से सफेदी और पीलापन और इस तरीके का दिखता है। अगर बोरॉन की डिफिशियंसी है तो ये पत्ता जो है ग्रो, यहाँ पे भी बोरॉन की डिफिशियंसी होती है, बल्कि सबसे पहले बोरॉन की डिफिशियंसी दिखती है। और बोरॉन की डिफिशियंसी बिल्कुल ग्रोइंग बड जो एपिकल बड होता है उसमें होता है और वो सूख जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। अगर उस लेवल की बोरॉन की डिफिशियंसी नहीं है, उससे कम, अगर एक्यूट है तो यहाँ पे दिखेगा। और नहीं तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये थोड़ा सा पत्ते में येलोइश कलर है और जो इसके जो वेन्स हैं वो लाइट ग्रीन कलर के येलोइश होते जा रहे हैं। और साथ में ब्रिटलनेस आ जाता है पत्ते इसमें, और ज्यादा डेफिशिएंसी होती है तो यहाँ पे भी सिम्टम दिखता है, इसमें भी ब्राउनिशनेस आना शुरू हो जाता है। आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो ऊपर के ये नए पत्ते जो होते हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं। अगर मैग्नीज की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे देखिए जो वेन्स है, जो शिराएं हैं वो ब्लैकिश होने शुरू हो जाते हैं। और जो इसका लीफ का जो लैमिना होता है वो डार्क ग्रीन या ब्लैकिश होता है। इस तरीके से आप इसको डिटेल में अगर देखेंगे एक एक पत्ते के एक एक पार्ट को, तो अलग अलग जो है मिनरल्स का, जैसे जिंक का इस तरह का सिम्टम आता है यहाँ पर, मैग्नीशियम का आता है, फास्फोरस का आता है, मोलिब्डेनम का आता है, नाइट्रोजन का आता है। हमने पहले बताया था कि अगर नीचे के पत्ते जो है वो अगर अचानक पीले होने शुरू हो गए हैं तो ये समझ लीजिए कि मिट्टी में नमी ज्यादा है, एयरेशन नहीं हो रहा है, और क्योंकि कॉम्पैक्टनेस है तो नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और इसके वजह से जो है ये पत्ते पीले हो रहे हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो यहाँ पे जरूरत है न्यू ग्रोथ में, वो नाइट्रोजन यहाँ से पौधा खींच रहा है, क्योंकि नीचे से जड़ से मिट्टी से नहीं मिल रहा है। तो ये नीचे के जो पत्ते होते हैं जो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, इससे ज्यादा डार्क नीचे के पत्ते होते हैं, वहां पे नाइट्रोजन का स्टोरेज रहता है प्लांट में, अगर कह सकते हैं, तो वहां से लेता है तो ये पीले पड़ जाते हैं। या इसी तरीके से अगर देखें तो जो पोटेशियम है उसकी डिफिशियंसी दिखता है। पोटेशियम की डिफिशियंसी में देखिए ये वी शेप के हिसाब से ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है।
टिप की तरफ से येलोइश होकर ब्राउनिश होना शुरू होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो पोटेशियम की कमी है। अगर पोटेशियम की कमी है तो नाइट्रोजन की भी कमी होगी, और नाइट्रोजन की कमी अगर सॉइल से हो रही है तो इस पार्ट में दिखेगी, यहाँ से ज्यादा यहाँ पे दिखेगी। लेकिन यहाँ पे सिम्टम नहीं दिखेगा, सिम्टम तो यहीं पे दिखेगा, क्योंकि सॉइल में अगर कमी है तो यहीं से खींचेगा, तो सिम्टम यहाँ पे दिखेगा। अगर पोटेशियम की डिफिशियंसी है तो साथ में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होनी स्वाभाविक है, नॉर्मल है, क्योंकि दोनों डीपली कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे इसको हमने डिटेल में इस चार्ट में समझाया कि न्यू लीव्स का जो है वो किस तरीके से आता है। इस चार्ट को आप आराम से डिटेल में देखिए बाद में। जो लीव्स का डिस्टॉर्शन है, नेक्रोटिक मतलब जले हुए या डेड सेल्स जो है स्पॉट्स दिखते हैं। टर्मिनल बड में दिखते हैं तो बोरॉन है यहाँ पे अगर दिख रहे हैं। अगर टर्मिनल बड के साथ साथ और जगह दिख रहे हैं बट सूख नहीं रहा, अगर ये टर्मिनल बड सूख रहा है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर ब्राउनिश होकर सूख रहा है तो बोरॉन की डेफिशिएंसी जो सबसे पहले दिखता है। और अगर टर्मिनल बड में सिम्टम दिख रहा है, कलर वो हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन सूख नहीं रहा है, तो फिर कैल्शियम या कॉपर हो सकता है। और बाकी पत्तों के अंदर अगर धब्बे दिख रहे हैं तो या सूख रहा है या कोई दूसरा सिम्टम पत्तों के अंदर अलग अलग तरीके का दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे सल्फर का हो सकता है, जिंक का हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए कि होता है जो सिम्टम्स यहाँ पे दिया हुआ है। और वो पुराने पत्तों में जो है ज्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटाश का ही सिम्टम दिखता है यहाँ पे, क्योंकि इनमें इसका स्टोरेज रहता है। यहाँ पे एक बात आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ओल्ड लीव्स में जो इनका सिम्टम दिख रहा है, उनकी जरूरत, उनका यूज जो है न्यू ग्रोथ में हो रहा है, न्यू लीव्स में हो रहा है। और जब उनको मिट्टी से नहीं मिल रहा तो प्लांट यहाँ से ड्रॉ कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिम्टम दिख रहा है। लेकिन जो न्यू लीव्स में सिम्टम दिख रहा है और उनको उनका भी यूज यहाँ पे हो रहा है, लेकिन क्योंकि मिट्टी से नहीं मिल रहा है और इन पार्ट्स में इनका स्टोरेज नहीं होता है, इसलिए सिम्टम्स यहाँ पे दिखता है। जिनका स्टोरेज इन पार्ट्स में होता है, ओल्डर लीव्स में मिल जाता है, तो प्लांट यहाँ से ड्रॉ कर लेता है। हमारे शरीर में जो फैट है वो अगर शुगर ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो फैट में कन्वर्ट होता है ना, वो फैट के हिसाब से स्टोरेज होता है। अगर जो जिसके शरीर में फैट ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, अगर उसको बोला जाता है डाइटिंग करने के लिए, डाइटिंग में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते। और फूड में भी काफी सारे रिकमेंडेशन होते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो क्या होता है, वो फैट धीमे धीमे यूटिलाइज होना शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से। अगर स्टार्वेशन होता है तो आदमी के अंदर जो है मसल्स जो है वो धीमे धीमे यूज होने शुरू होते हैं, जो प्रोटीन है वो कंज्यूम होना शुरू होता है प्लांट के अंदर, जो मसल्स है हमारे वो प्रोटीन होते हैं। तो इस तरीके से जैसे हमारे शरीर में जो चीजें होती हैं, प्लांट्स के अंदर भी उन्हीं सब चीजों को देख के समझा जा सकता है कि जिस चीज का स्टोरेज है। अब विटामिन जो है, जो मिनरल्स है, उनका शरीर में स्टोरेज नहीं होता कहीं पे, तो उनको, उनकी जब कमी होती है तो उसके सिम्टम दिखते हैं, उनकी बीमारियां दिखती हैं, उनके डिसऑर्डर्स दिखते हैं। लेकिन फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का जो है कुछ समय तक, जैसे उपवास करते हैं या जो जो उपवास रहते हैं काफी लोग काफी समय के लिए, जैसे रोजा रहते हैं, दिन में एक बार खाना खाते हैं करीब 1 महीने तक, तो कैसे हम एक्टिव रहते हैं, कैसे हमको एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से आता है? हमने खाना तो एक ही बार खाया और बाकी समय तो हम दिन भर खाना खा रहे, कभी भी खा रहे, कुछ भी खा रहे, पानी तक हम नहीं पीते, फिर भी हमारा शरीर उतना ही एक्टिव रहता है, उतना ही स्ट्रांग रहता है, हम बीमार भी नहीं पड़ते। तो वो कहाँ से आता है? वो हमारे शरीर में जो एक्यूमुलेटेड है वो यूज होता है। रोजा रखने का एक साइंटिफिक रीजन यही है कि हमारे शरीर के अंदर जो एक्सेस जिस चीज का है वो सब यूटिलाइज हो जाता है, हमारा शरीर फिर एक नॉर्मल उसमें आ जाता है और एक रिपेयरनेस हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक शरीर का रिपेयर होता है। और इसीलिए उपवास का भी प्रावधान रहता है कि उपवास करना चाहिए। उपवास करने से ये उपवास जो है, ये प्लांट के अंदर भी कुदरती तौर पे इस तरह की चीजें होती हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है और हम अभी इस पे आ जाते हैं। Thank you, Sujit sir. Thank you for detailed session.
आज का सेशन चूंकि अभी टाइम ज्यादा हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स हम लेने की बजाय व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सब एडेड हैं, आप लोग क्वेश्चंस वहीं पर करिए, सीधे सर उसमें है, वहीं से उसमें क्वेश्चंस का जवाब देंगे। मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आंसर करने से आपको भी आसानी है, हमें भी आसानी है, और आप हमको जो सवाल है आपका वो बिल्कुल सोच समझ के आसानी से पूछ सकते हैं। और उसके साथ सपोर्टिव कुछ पिक्चर या वीडियो, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आप गार्डनिंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो थैंक यू। उसका पिक्चर और वीडियो साथ में डालें तो हमको समझ में आता है ज्यादा अच्छा, और फिर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और सभी चीजें इसमें सेशन में किसी भी टॉपिक पर कवर नहीं हो सकती हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लिया और एक आंखें खोलने जैसा हमने कोशिश किया कि चीजें हमें पता हों और उसके ऊपर हम डिटेल में और चीजें जानने की कोशिश करें। तो उसके लिए फिर ऑलरेडी रिकमेंडेड है बुक, जिनको जरूरत हो वो उसका वो कर सकते हैं। हम इसके सेशन के बाद हम उसको डाल देंगे और आप उस पर वो कर सकते हैं। नमस्कार ग्लोरिया जी, आप बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है वीडियो के थ्रू। नमस्कार। नमस्कार ग्लोरिया, गुड इवनिंग। लाइट इज वेरी लेस, योर फेस इज नॉट विजिबल। सर अभी हमको कंक्लूड कर देते हैं। हाँ, ये सेशन को हम वो करते हैं, Yes. इसको क्लोज करते हैं। Thank you everyone for participating. तो क्वेश्चन है तुम डायरेक्ट ग्रुप कर। सभी को नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। और सवाल आप आराम से ग्रुप के थ्रू पूछिए, और हम जहां तक हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का सेटिस्फैक्ट्री समाधान रिप्लाई दे सकें। थैंक यू, नमस्कार।